नमस्कार। आज हम कार्ल मार्क्स के राज्य सिद्धांत का अवलोकन करने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। इसका अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति आर्थिक साधनों पर आधिपत्य के साथ हुई है। मार्क्स उल्लेख करते हैं कि दास युग में भूमि स्वामित्व व बड़े वर्ग द्वारा स्वयं को सुरक्षित करने की नीतियों का बनना राज्य के प्रकटीकरण को बताता है। कार्ल मार्क्स यहाँ दो बात कहते हैं। प्रथम, वर्ग विभाजन के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। पूर्व में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति समाज में होती है और इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तो इस संघर्ष को मिटाने के लिए एक राज्य रूपी शक्ति की उत्पत्ति होती है, जैसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि राज्य समाज से ही उत्पन्न होता है, अतः वह समाज से ही संगठित भी होता है, अर्थात राज्य बिना समाज के अवतरित ही नहीं हो सकता। इस प्रकार समाज की श्रेष्ठता के आधार पर ही कार्ल मार्क्स राज्य को स्वीकार करते हैं। अब वे बात कहते हैं कि जब यह स्थिति होती है तो इसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है, अर्थात जमींदारी उन्मूलन होता है और सामूहिक भूस्वामित्व प्रारंभ होता है। सरकारी पूंजी जो है वह शुरू होती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एक और बात होती है कि सभी क्षेत्र राज्य के स्वामित्व में आ जाते हैं और इस प्रकार इस आदर्श स्थिति में एक दिन वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। लेकिन कार्ल मार्क्स की इस अवधारणा में कई कमियां दिखाई देती हैं। जैसे मार्क्स राज्य को केवल एक भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं, जबकि राज्य एक नैतिक व कल्याणकारी संस्था होती है। राज्य केवल शक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता। एक और कमी दिखाई देती है इस अवधारणा में। मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष के कारण ही दो वर्ग बनते हैं, संघर्ष होता है और ऐसे में राज्य की उत्पत्ति होती है, जबकि परिवर्तन का आधार जब शांति होती है तो वही ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करती है। एक और कमी कि एक समय ऐसा आएगा कि राज्य का विलोप हो जाएगा और एक समान समाज की स्थापना हो जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर राज्य की उत्पत्ति का आधार बनाकर भी कार्ल मार्क्स उसको सर्वोच्चता प्रदान नहीं करते। तो यह जो आदर्श स्थिति है वह स्वीकार नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ एक कार्ल मार्क्स की एक और सोच, एक और विचार हमारे सामने आता है कि मार्क्स क्रांति के सिद्धांत को बताते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सामाजिक क्रांति तब होती है जब उत्पादन के मौजूदा संबंध उत्पादन की शक्तियों के अधिक विकास पर जंजीर की तरह कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार स्वयं मानव समुदाय अपने ही कार्यों पर एक तरह से बंधन लगाने लगता है और उस बंधन रूपी जाल में पूरा जब समाज फंसता जाता है
तो एक क्रांति की उत्पत्ति होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। समाज, यह इतिहास गवाह है, विश्व के विभिन्न घटना चक्र इसका प्रमाणीकरण करते हैं कि जहाँ भी संघर्ष व्याप्त हुए हैं वहाँ विजय और स्थायित्व नहीं हुआ है। वहाँ तात्कालिक विजय जरूर होती है, लेकिन स्थायी समाधान, स्थायी विकास या स्थायी मानवता की रक्षा संभव नहीं होती। यह सभी चीज़ें जो है वह शांति में ही संभव होती हैं। और जहाँ तक सामूहिकता में बंधन को मार्क्स जंजीर कहते हैं, ऐसा नहीं है। सामूहिकता जो है वह मानवता की विकास की एक अवधारणा को स्पष्ट करती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने जो 2-3 बिंदु बताए हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह रोक लगाते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, धर्म और नैतिकता की उपेक्षा करते हैं, अधिनायकत्व को बढ़ावा देते हैं, राज्य की महत्ता को कम आंकते हैं, आदर, तो यह जो चीज़ें हैं वह कार्ल मार्क्स की विचारधारा को एक कल्पना और एक आदर्श की स्थिति के रूप में ही व्यक्त करते हैं। इसमें व्यावहारिकता कम दिखाई देती है। किंतु कार्ल मार्क्स की विचारधारा के जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु दुनिया को आज भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने दुनिया में एक नई सोच को प्रशस्त किया, वह है कि सामाजिक अन्याय का प्रतिशोध होना चाहिए। ये मार्क्स की विचारधारा के माध्यम से दुनिया में एक नई जागरूकता इस सोच के साथ आगे बढ़ी। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण मानवतावादी, चाहे विकास कह लीजिए, चाहे संघर्ष की स्थिति हो, चाहे राज्य की उत्पत्ति हो, वर्ग की उत्पत्ति हो, इन सब की जो व्याख्या की है उसको वैज्ञानिकता और तार्किकता के आधार के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी। इसलिए कार्ल मार्क्स सदैव दुनिया में अपनी विशेष स्थिति के लिए पहचाने जाते रहेंगे। धन्यवाद।